अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन स्टार्ट किया था और इसे 50% तक हमने मुकम्मल कर लिया था। तो आज हम दोबारा वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने किया था। लास्ट प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा मसला आ रहा था। वो मसला ये था कि एक स्लाइड जो मेरे पास तो यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन जब वो आपके पास वो लिंक पहुँचा तो उसमें वो शेड नहीं थी आपके पास। वो यहाँ वहाँ पे आपको नहीं, उसमें वीडियो जो बनी हुई थी उसमें नहीं आ रही थी। तो बच्चों को प्रॉब्लम हुई, तो उसका हल मैंने ये निकाला था कि जो वो स्लाइड मिसिंग थी, जो शो नहीं हो रही थी आप लोगों के पास, रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो रही थी, उसका एक इमेज जो अभी भी स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रही है, वो इमेज लेके मैंने आपको भेज दिया था। अगर आप उस इमेज को सामने रखते हुए मेरी बातें सुनेंगे तो आप आसानी से लेक्चर को समझ पाएंगे। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। log ऑफ w इज इक्वल टू n log ऑफ n माइनस समेशन ni log ऑफ ni। ये जो इक्वेशन है ये प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन है, उसकी इक्वेशन है। अब जब आपके पास किसी भी सिस्टम में मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन हो, मुख्तलिफ तरह की प्रोबेबिलिटीज हो, तो उनमें से एक प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में अगर आपके पास एक फंक्शन है लाइक f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x की किसी एक वैल्यू पर वो फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, उससे ज्यादा या इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा हो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये एक फंक्शन है। इसमें x की वैल्यू जब हम डालेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा होगी, y की वैल्यू मुख्तलिफ y की वैल्यूज आएंगी। तो x की किस वैल्यू पर आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास एक तरीकाकार होता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हम मैक्सिमम निकालते हैं। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम निकालने के लिए, क्योंकि x की किस वैल्यू पर आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उस फंक्शन का डिफरेंशियल लें और उसको जीरो के अगेंस्ट पुट कर x की वैल्यू निकाल लें। मसलन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 एक फंक्शन है। आप इस फंक्शन का, इस y का जो एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेटिव लें और इस डेरिवेटिव को जीरो के अगेंस्ट पुट करें और आप x की वैल्यू निकालें। x की जो वैल्यू होगी वो आपको इस फंक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब इसी तरह हमने जो हमारा ये पीछे वाला फंक्शन है log ऑफ w इज इक्वल टू n log ऑफ n माइनस समेशन ni log ऑफ ni, ये एक फंक्शन है। इसका हमने मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस जहाँ पे आपको देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेकर जीरो के अगेंस्ट पुट कर देंगे, तो dw क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है log ऑफ w, इसका डिफरेंशियल हम लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और इसको जीरो के अगेंस्ट पुट कर देंगे, जैसे कि आप इक्वेशन नंबर 2 में देख लें। dw इसका डिफरेंशियल फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ w इज इक्वल टू जीरो। log ऑफ w इज इक्वल टू जीरो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की राइट हैंड साइड है, इसका डिफरेंशियल भी आप जीरो के अगेंस्ट पुट करेंगे। तो डिफरेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हियर n log ऑफ n माइनस समेशन ni log ऑफ ni, इसका जो डेरिवेटिव है ये आपने जीरो के साथ इक्वेट कर दिया। तो यूं मोर प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, log ऑफ w का जो डेरिवेटिव है यानी कि समेशन n log ऑफ n माइनस समेशन ni log ऑफ ni इज इक्वल टू जीरो, ये हम जीरो के अगेंस्ट पुट कर देंगे। अच्छा जी, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, देखिए भाई क्या है कि इसके दो हिस्से हैं, एक है n log ऑफ n, कैपिटल N log ऑफ n, और दूसरा है माइनस समेशन ni log ऑफ ni। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये जो डिफरेंशियल है इस हिस्से को भी डिफरेंशिएट कर देगा और इस हिस्से को भी
डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन हम इन दोनों फैक्टर पे बारी बारी अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब इसको अप्लाई करने का जब करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो हमने एग्जांपल की थी, जिसका मैंने इमेज भेजा था, अगर आपको याद हो, उसमें जैसे टोटल नंबर पार्टिकल 3 थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। एनर्जी लेवल 1 में ज़्यादा चले जाएं, 2 में कम चले जाएं, या एनर्जी लेवल 3 में ज़्यादा चले जाएं, 1 में कम आ जाएं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इट ऑलवेज रिमेन्स सेम, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिहाजा जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। उनका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो लिहाजा जो n log ऑफ n का डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यूं ये दोनों कैपिटल एन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। तो वो लिखा है एस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ n log ऑफ n इज इक्वल टू जीरो। तो यूं जो पहला फैक्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसको जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो जो बाकी एक्सप्रेशन, इस ये क्वेश्चन बाकी बचेगी वो आपके पास बचेगी, ये रही। So we are left with this expression summation partial differential summation ni log of ni is equal to 0। अब ये जो ni है ये क्या है, स्मॉल ni क्या है, स्मॉल ni ऊपर जो कैपिटल n था, कैपिटल n था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो स्मॉल ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इन एनी एनर्जी लेवल। आपको पता है कि ये एक वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल क्वांटिटी है, तो लिहाजा इसका डिफरेंशियल स्टेट वे जीरो नहीं होगा, जैसा कि कैपिटल एन का डिफरेंशियल स्टेट वे जीरो हो गया था। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे एन आई और log ऑफ एन आई दो वेरिएबल हैं, ये दोनों जो वेरिएबल हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एन आई और log ऑफ एन आई, दीज आर इन प्रोडक्ट विद ईच अदर। तो लिहाजा यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सही, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका डिफरेंशियल लेना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले एक को वैसे ही लिख देते हैं और दूसरे का डिफरेंशियल ले लेते हैं, फिर जमा, और अब पहले एक का डिफरेंशियल और दूसरे को वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला वेरिएबल है वो कौन सा है, एन आई, और जो दूसरा वेरिएबल है वो कौन सा है, log ऑफ एन आई। तो यूं जब हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो पहले इसको वैसे ही छोड़ देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, और दूसरी दफा इसको वैसे ही छोड़ देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यूं हियर इट इज, यू हैव प्रोडक्ट रूल, log ऑफ एन आई ये डिफरेंशिएट हुआ पड़ा है यहाँ पे, और एन आई वैसे का वैसे ही आ गया। log ऑफ एन आई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/ni इंटू एन आई का डिफरेंशियल। तो यूं log ऑफ एन आई की डिफरेंशिएशन ये रही और एन आई वैसे का वैसे। और दरमियान में जैसा कि मैंने बताया था, फार्मूले का प्लस, फार्मूले का जमा, ये फार्मूले का जमा आ गया। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम log ऑफ एन आई को वैसे ही रख देंगे, और जो एन आई है इसका डिफरेंशियल ये रहा। यूं ये आपके पास इसका, इसकी डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल ये रही। हमने समेशन, summation is nothing to do with the differentiation or integration, so this is why we just simply write summation outside। तो ये रही समेशन, तो यूं आपके पास ये आ गया इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दो चीजें हमने यहाँ पे की हैं। पहली ये चीज की है कि एन आई इंटू log ऑफ सॉरी एन आई इंटू 1/ni जो है, इन दोनों को हम आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। एन आई और 1/ni क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या, और दूसरा आप देख रहे हैं कि दोनों में ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन आई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन आई पड़ा हुआ है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एन आई दोनों में रहा ये। तो यूं ये दोनों में जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जो कॉमन लेंगे और
एन आई और 1/ni आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो इधर ये कॉमन चला गया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बचा 1, और ये इधर से बाहर चला गया कॉमन में, और बाकी क्या बचा log ऑफ एन आई, और समेशन हमने ऑलरेडी कॉमन ली हुई है। सही हो गया। अच्छा, अब मैथमेटिक्स आर ऑलवेज जीनियस। आगे कैसे किसी भी मैथमेटिशियन का काम ये होता है कि जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, ताकि उसको आसानी से आगे यूज किया जा सके, आसानी से आगे उसको आसानी से याद रखा जाए। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में करने के लिए हम अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन होती है उसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐड और माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम इस इक्वेशन 1 पे एक प्रोसेस करेंगे, कुछ इन्हें ऐड करेंगे ताकि इसको हम सिंप्लीफाई करें। अब क्या ऐड करेंगे ये हम अगले स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में थोड़ी सी डिटेल है कि हम क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 के साथ। क्या है हमें भी पता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, समेशन एन आई। व्हाट इज दिस? एन आई इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी एनर्जी लेवल, और हर एनर्जी लेवल के पार्टिकल का जो सम है वो क्या होगा? समेशन एन आई। Ni is the total number of particle in any energy level. Summation Ni क्या है? Number of particle in sum of number of particle in all energy levels. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह इस तरफ आए, देखिए क्या है, बात समझने वाली है कि अगर किसी एक एनर्जी लेवल में जिसकी एनर्जी है E और उसकी E की वैल्यू है 3 यूनिट्स, कोई एनर्जी है E, उसकी वैल्यू है 3 यूनिट्स, और उसमें 4 पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी हुई? 3, क्योंकि उस एनर्जी लेवल में वही पार्टिकल आ सकेगा जिसकी एनर्जी 3 हो, यानी कि जितनी उस एनर्जी लेवल की एनर्जी। तो लिहाजा E जो है अगर 3 यूनिट्स है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस एनर्जी लेवल में अगर 4 हैं तो उन चारों पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 × 3 12 यूनिट्स, और लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे इसको Ni × EI। तो यूं ये टोटल एनर्जी हो जाएगी उन पार्टिकल्स की जो किसी एक एनर्जी लेवल में है। इसी तरह ये एनर्जी हम हर एनर्जी लेवल की निकालें और फिर उसको सम अप कर दें तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। सो इन दिस वे you can have total number of particles in terms of Ni, and you may have total energy in terms of Ni and EI। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात थी। अच्छा, अब क्या है, आपको ये भी पता है कि जिस तरह टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होते हैं, टोटल एनर्जी भी सिस्टम की कांस्टेंट होती है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। तो लिहाजा अगर हम इन दोनों का, इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी डिफरेंशियल ले लें, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इधर हम सिंपल डिफरेंशियल का साइन लिख देंगे, ये समेशन डिफरेंशियल ऑफ एन आई, और ये जो एन है जो कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो एन इज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली इसका अगर डिफरेंशियल लें, अगले पेज पे हम देखते हैं अभी, समेशन एन आई ई आई, इसका डिफरेंशियल लें और इसका डिफरेंशियल लें तो क्या होगा? ये टोटल एनर्जी है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे आपके पास ई एन आई इंटू ई आई आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एन आई इंटू ई आई आ जाएगा। ये जो दो क्वेश्चन बनेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, आई डोंट नो वेयर इट गोज। हाँ ये सॉरी, ये नीचे इक्वेशन दूसरी भी लिखी हुई है।
अच्छा, मेरे पास ये नीचे वाली वैल्यू शो नहीं हो रही थी, ये शेयरिंग वाला यहाँ पे सिग्नल आ रहा था। तो यूं समेशन डेट ई आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या आ गया। अब ये दो जो क्वेश्चन बनी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। डेल्टा एन आई के साथ समेशन का डेरिवेटिव का साइन आ गया, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डेरिवेटिव लेने की वजह से 0 हो गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह इस तरफ लेंगे जब पार्शियल डिफरेंशियल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास, एन आई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी एनर्जी लेवल में चेंज हो रहे हैं। बाकी ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये जो है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली ई आई वैसे के वैसे आ जाएगा। ये जो दो क्वेश्चंस हैं ए एंड बी, ए एंड बी, इन दो क्वेश्चंस को हम अभी ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें। अच्छा, अब ये जो एडिशन होगी इन दो क्वेश्चंस की, इक्वेशन नंबर 1 में, ये सिंपल एडिशन नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम इनको दो कांस्टेंट अल्फा या अल्फा डैश और बीटा वगैरह से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ए को अल्फा से और इक्वेशन बी को बीटा से, लेट मी चेक, अल्फा डैश और बीटा, सॉरी, इक्वेशन नंबर ए को अल्फा डैश से और इक्वेशन नंबर बी को बीटा से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए, इफ इक्वेशन ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट्स अल्फा डैश या ए डैश इन बी एंड एडेड टू इक्वेशन 1, तो क्या होगा। देखिए भी, ये हमने ऐड कर दिया है, ये रहा एक ऐड वाला फैक्टर और एक एडिड वाला फैक्टर, ये रहा। आप हैरान हो रहे होंगे, वहां पे आपको जो फैक्टर नजर आ रहा था वो था समेशन अल्फा डैश डेल्टा एन आई। तो यूं वो जो ये जो दो टर्म्स हैं, समेशन और डेल्टा एन आई वाली, इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो गया ना, तीन टर्म हो जाएंगे, समेशन डेल्टा एन आई एंड अल्फा डैश। समेशन और डेल्टा एन आई जो है ये दोनों कॉमन चले जाएंगे बाहर, ये और ये, क्लियर। और बाकी बचेगा आपके पास अल्फा डाई, लोग ऑफ एन आई प्लस 1, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये हमने जो एटम की है समेशन डेल्टा एन आई इंटू अल्फा डैश या ए डैश, डेल्टा एन आई इस तरफ कॉमन चला गया और समेशन इस तरफ कॉमन चला गया, बाकी ये बचा ए डैश। इसी तरह जो समेशन बीटा ई आई और डेल्टा एन आई ऐड हमने किया था क्वेश्चन नंबर बी की मद में, तो उसमें से अंदर जो बाकी बचेगा वो बीटा, सॉरी बीटा ई आई, बाकी समेशन और डेल्टा एन आई कॉमन आके बाहर ही हो जाएंगे। हम इन दोनों को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा समेशन ए डैश डेल्टा एन आई इक्वेशन नंबर ए, और ये बन जाएगा समेशन बीटा ई आई डेल्टा एन आई जो कि इक्वेशन नंबर बी थी। तो यूं आपके पास ये टर्म बन जाएगी, क्लियर। अब अल्फा डैश ए डैश या अल्फा डैश जो भी आप कहें प्लस 1, इन दोनों को हम एक नया कांस्टेंट रख देते हैं ए, वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए डैश, वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए डैश। तो यूं इसलिए हमने इसको डैश यहाँ पे लिखा था, जो ये 1 है ये मर्ज करके हम ए नया कांस्टेंट रख देंगे। अगर हम पहले ए लिख देते तो फिर हम दोबारा यहाँ पे ए डैश लिखना पड़ना था। तो यूं 1 प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए, ए इज बेसिकली 1 प्लस ए डैश। तो यूं इसकी जगह ये लिख देंगे और बाकी क्वेश्चन आपको ये आ जाएगी। गलती से समेशन मिसिंग है, यहाँ पे समेशन मिसिंग है। नहीं नहीं, क्वेश्चन मिसिंग नहीं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ये मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं आप लोगों के लिए, जस्ट 1 मिनट। प्लस ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी। अच्छा जी,
जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, ये आ गया। ये 1 प्लस ए डैश यहाँ आपके पास ए आ जाएगा। क्लियर? तो यूं समेशन log ऑफ एन आई प्लस ए प्लस बी ई आई प्लस डेल्टा एन आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, देखिए अब दो दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका आंसर 0 हो, तो इसका मतलब होता है इनमें से कोई एक 0 है। तो यहाँ पे ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये और एक ये। तो जब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो या तो ये 0 है या ये 0 है। जब दो चीजें आपस में प्रोडक्ट हो में हो, मल्टीप्लाई हो रही है, उनका आंसर 0, इसका मतलब है इनमें से कोई एक लाजमी 0 है। इनमें से कोई एक लाजमी 0 है। देखिए डेल्टा एन आई 0 नहीं हो सकता, बिकॉज वी नो दैट एन आई इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल जो है वो 0 नहीं होता। वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं होता। याद रखिएगा, एन आई एक वेरिएबल है और वेरिएबल का डेरिवेटिव 0 नहीं होता। तो लिहाजा डेल्टा एन आई 0 होने के चांसेस नहीं है, जबकि बाकी जो टर्म है इसका मतलब है वो 0 है। तो यूं ये जो टर्म है, जस्ट 1 मिनट, मतलब है ये जो टर्म है ये 0 है। और इसको मजीद हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो समेशन ये वाली टर्म जो होगी वो समेशन वाली टर्म 0 होगी। ये डेल्टा एन आई 0 नहीं हो सकती, ये आपको पता है। अच्छा, अब यहां पर भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए भाई, समेशन log ऑफ एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू 0। अब इसके दो मतलब हैं। समेशन log ऑफ एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई, ए बोल ले बीटा बी, ए भी बोल ले अल्फा बीटा बोल ले, इट्स अप टू यू। ठीक है। इसके दो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी। एक ये, जब ये टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म जब 0 होगी, ये टर्म इसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है, एक्सप्रेशन है, टर्म है, ये हम तमाम एनर्जी लेवल के लिए लिखें। इसका मतलब देख समझने पहले क्या है। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हम तमाम एनर्जी लेवल के लिए लिखें, और ये इक्वेशन हम तमाम एनर्जी लेवल के लिए लिखें और उनका जब सम करें तो आंसर 0 है। अब जब ये बात हो तो दो ऑप्शन हैं, दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये कि ये जो टर्म है, कुछ एनर्जी लेवल की वैल्यू पॉजिटिव आए और कुछ की उतनी ही नेगेटिव आए, ताकि इसका जो सम है ये 0 हो जाए। एक ऑप्शन ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, अगर हम तमाम एनर्जी लेवल के लिए लिखें तो हर एनर्जी लेवल के लिए ये टर्म खुद ही 0 आती जाए और तमाम 0 का सम क्या हो जाए, 0। गॉट इट? तो लिहाजा पहले वाला ऑप्शन जो है वो नामुमकिन है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी भी चीज नहीं है जो नेगेटिव आए। ना तो एन आई का आंसर मतलब कोई ऐसी हमारे पास सूरतें नहीं है कुछ एनर्जी लेवल के लिए एक आंसर पॉजिटिव आ जाए और कुछ के लिए नेगेटिव आ जाए। तो पहले वाला ऑप्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो दूसरे वाला ऑप्शन मुमकिन होगा कि ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, ये हर एनर्जी लेवल की खुद ही 0 आ जाए, यानी कि ये तो किसी भी एनर्जी लेवल के लिए लिखी जाए तो आंसर क्या है, 0 है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। log ऑफ
ni प्लस अल्फा प्लस बीटा आई ये ऐसे ही रहने दे, बाकी तमाम ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यूं ये आ गया माइनस और ये भी आ गया आपके पास माइनस, सही है। और फिर हम एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, एंटी लॉग लेने से ही लॉग खत्म हो जाएगा। ni ये आपके पास जो इस तरफ के टर्म्स हैं ये e की पावर में चली जाएगी, e की पावर माइनस a इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई आई। क्लियर? अच्छा, इसे हम आगे अगले एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, हम बारी बारी ये जो दो वेरिएबल्स हैं, दो कॉन्स्टेंट्स हैं a और b, इनकी वैल्यूज निकालेंगे, इनसे जान छुड़ाएंगे। इनसे जान छुड़ाएंगे क्या है, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं समेशन ni। तो ni क्या है आपके पास, ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस ऊपर वाली टर्म ni की वैल्यू हमें पता है n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू समेशन ni। इस n की जगह हम ये क्वेश्चन नंबर 2 से पुट कर देंगे वैल्यू। हम क्या करेंगे, n कैपिटल n की समेशन ni की वैल्यू यहाँ से ऊपर से पुट कर देंगे। तो यूं आपके पास ये n समेशन ni और ni की जगह ये वैल्यू आई, आपके पास ये e माइनस ए समेशन e माइनस बीटा ये बन जाएगा। और e माइनस अल्फा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, इस सारे फैक्टर को हम n के नीचे ले जाएंगे, इस बाकी ईमानदार फैक्टर को अगर हम n के नीचे ले जाएं तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। इस e माइनस अल्फा की वैल्यू हम दोबारा पुट करते हैं जहां पे, पुट द वैल्यू ऑफ e माइनस अल्फा जो इधर से आई अगेन इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इस इक्वेशन n इक्वल टू समेशन b का सहारा लिया ताकि हमारे पास e माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाए इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो हम दोबारा यहाँ पे पुट कर दें। इन दैट वे जस्ट 1 मिनट, ये स्लाइड आगे नहीं जा रही। इसे यहाँ पे पुट करेंगे e माइनस अल्फा की वैल्यू, तो आपके पास जो आगे क्वेश्चन बनेगी ये आई डोंट नो व्हाई मिस हो गई है, मैं लिख देता हूँ। यूं आपके पास ये रहे, आपने क्या किया, e माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे पुट करेंगे तो ni वैसे का वैसे आ जाएगा और e माइनस ए की वैल्यू जो है वो दे रहेगी n e माइनस बीटा ई आई, और ये जो टर्म है ये इधर आ गई। क्लियर? तो यूं आपके पास जो बाकी क्वेश्चन बनेगी वो थोड़ा सा अच्छा, अब हमने इसको उठा के ये रही, ये हमारे पास आपके पास, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, मैंने असल में जब ये सारा टाइप किया था तो कई स्टेप डायरेक्ट अपनी एक रूटीन प्रैक्टिस में कर दिए थे। तो क्लास में यूं आपको फेस टू फेस में जब पढ़ाता था, मतलब जब ये टॉपिक पढ़ाया करता था तो
कई स्टेप हम डायरेक्ट कर देते तो बच्चों को वैसे समझा देता था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन चूंकि डायरेक्ट चीज़ें समझाना मुश्किल है, तो मैंने क्या किया है, सिंपली ई माइनस बीटा ई आई को यहाँ पे लिख दिया। अब बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमने। बीटा क्या है, देखिए इसमें ये है कि जो बीटा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी टर्म ई की पावर में होती है वो बेसिकली यूनिट लेस होती है। जो भी टर्म ई की पावर में होती है वो बेसिकली यूनिट लेस होती है। तो ये यूनिट लेस इस सूरत में हो सकती है अगर ई के ई एनर्जी है, इसके यूनिट्स अगर जूल्स हैं, तो बीटा के जो यूनिट्स होंगे ये अगर रेसिप्रोकल्स ऑफ जूल्स होंगे, यानी कि ये भी एनर्जी वाले यूनिट्स होंगे। तो ये फिर ऐसे में इसको पढ़िए, सिंस बीटा ई आई शुड बी यूनिटलेस एंड सम ऑफ ई आई would be equal to thermal energy which is kT, so B should be 1 over kT where k is the Boltzmann constant. So putting value of E minus beta in beta and equation 2, जो हमने क्वेश्चन की उनकी वैल्यू पुट की, उसके बाद आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो यूं ये n अगर हम इस सब नीचे ले आए तो आपके पास एन आई ओवर एन इक्वल टू ई माइनस ई समेशन ई आई ओवर के टी समेशन ई माइनस ई आई ओवर के टी, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में जो ये नीचे वाली टर्म है, नीचे वाली टर्म जो है दैट इज बेसिकली पार्टीशन फंक्शन। यहाँ पे हमने जी आई एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज द स्टैटिस्टिकल फैक्टर। इसको हम अगर वहीं पे भी करें, मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको बात आसानी में से समझ आ जाए। वो ये कि अगर हमें इसको थोड़ा सा साथ साथ इसलिए करता जाता हूँ कि जो ड्यूरिंग द लेक्चर मुझे जो चीज़ बेहतर लगती है कि इसको इस अंदाज से किया जा सकता है, मैं फिर आपको उसी अंदाज से साथ साथ करवाता जाता हूँ। ये सुपरस्क्रिप्ट में ये जी आई और जी आई जो है हमने यहाँ पे दोनों तरफ इंट्रोड्यूस करवा दिया। जी आई इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल फैक्टर। जी आई की वैल्यू आमतौर पर 1 होती है उन एनर्जी लेवल के लिए, मसलन अगर किसी एक एनर्जी लेवल की एनर्जी है 4.2 जूल्स, अगर 4.2 जूल्स वाला एक ही एनर्जी लेवल है तो जीए की वैल्यू, जब हम उस एनर्जी लेवल के लिए ये काम कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे होंगे, तो जीए की वैल्यू 1 होगी। अगर किसी ऐसे एनर्जी लेवल के लिए काम कर रहे हैं, लाइक अगर किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी है 4.7 जूल्स और हम देखते हैं कि 4.7 जूल वाले एग्जैक्टली सेम एनर्जी वाले हमारे पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं, तो लिहाजा फिर जीए की वैल्यू पर्टिकुलर केस के लिए 2 हो जाएगी। तो यूं ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्टर है। तो ये जो नीचे वाला और फैक्टर है, एक्सप्रेशन है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ स्टैटिस्टिकल सॉरी दैट इज नोन एज अ ये पार्टीशन फंक्शन। ये स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री में बड़ी एक अहम टर्म है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज नोन एज अ पार्टीशन फंक्शन। तो आज इसे हम यहीं तक रखते हैं। ये बड़ा एक मुश्किल और ड्राई टॉपिक था। अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको समझने में मुश्किल हो तो आप मुझे वॉइस मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं, या इवन व्हेन वी विल हैव अ चांस ऑफ फेस टू फेस क्लास, तो वह तब भी मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से चीज़ों को आगे लेकर चल सके। तो इसे अभी यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे मज़ीद लेके चलेंगे। तो अभी तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई बात मुश्किल है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज। ओके, अल्लाह हाफिज़।